Hello students, myself Dr. Meena Mishra and this is my third lecture video of History Paper 2nd, Unit 1st, and today's topic is Napoleon III Foreign Policy. So in this lecture video I am going to teach you about foreign policy of Napoleon III. In previous lecture video you have studied about Napoleon, his horizon and his home policy. एंड इस लेक्चर वीडियो में आपको क्या पढ़ना है, आपको फॉरेन पॉलिसी पढ़नी यानी कि विदेश नीति नेपोलियन की। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो होंगे फैक्ट बेस। तो फैक्ट बेस क्वेश्चन के लिए आपके आंसर भी जो हों वो फैक्ट बेस ही होनी चाहिए। तो आप अपने नोट्स खुद से बनाएं जो कि फैक्ट पे आधारित हो, सो दैट आप अच्छे से याद कर सकें। आपको डिस्क्रिप्टिव में नहीं लिखना है, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो नोट्स में फैक्ट का पूरा ध्यान रखिए। तो सबसे पहला जो आता है, अगर क्वेश्चन हो कि नेपोलियन का एम क्या था, व्हाट वाज द एम ऑफ नेपोलियन थर्ड फॉर फ्रांस। सो हिज एम वाज टू सी द फ्रांस एज अ डोमिनेटिंग नेशन। अब वो देखना चाहता था फ्रांस को कि एक प्रभावशाली और सबके ऊपर एक अधिकृत रूप में, लेकिन जब तक उसकी ये कल्पना कार्यशैली का रूप न ले ले, जब तक इसे एग्जीक्यूट न किया जाए, तब तक ये सिर्फ एक कल्पना थी। और इसीलिए नेपोलियन थर्ड के बारे में बिस्मार्क ने कहा भी था कि नेपोलियन थर्ड wants to wage war but his brain does not have an exact map of war। अब नेपोलियन युद्ध तो चाहता था, लेकिन नेपोलियन के दिमाग में जो युद्ध की स्थिति थी वो पूरी तरह साफ नहीं थी। वॉर जो है, युद्ध जो है वो फ्रांस के प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आवश्यक तो था, लेकिन उस युद्ध से क्या क्षति हो सकती है, कितनी हानि हो सकती है, नेपोलियन इससे भी अनअवेयर नहीं था। वो जानता था, वो अनभिज्ञ नहीं था। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट वर द मोटिव्स, क्या मोटिव थे उसके। तो सबसे पहला मोटिव जो था फॉरेन पॉलिसी के लिए वो था टू एंड द 1815 सेटलमेंट। सेटलमेंट जो हुआ था वियना कांग्रेस में आफ्टर नेपोलियन बोनापार्ट्स एंड। तो बोनापार्ट के नेपोलियन बोनापार्ट के एंड के बाद जब 1815 में वियना कांग्रेस की अंडर में जो रीस्टैब्लिशमेंट किया गया, यूरोप का रीसेटलमेंट किया गया, उसको ये एंड करना चाहता, उसको ख़त्म करना चाहता था। दूसरा, वो बोनापार्टिस्ट मिथ जो था कि बोनापार्टिज़म जो है वो उभरते हुए राष्ट्र का मित्र है, ये वो फिर से जगाना चाह रहा था। साथ में वो अपने जो डोमेस्टिक, जो घरेलू उसके विरोधी थे, जो आंतरिक विरोधी थे, उनको वो कन्फ्यूज़ करना चाहता था, भ्रमित करना चाहता था एक प्रोग्रेसिव या एक ग्लोरियस फॉरेन पॉलिसी से। एंड नेक्स्ट था कि उसकी पत्नी जो थी कैथोलिक थी, उसको उसकी इच्छा पूर्ति के लिए उसने ऐसा किया। अब क्या किया उसने, कैथोलिकों को संतुष्ट करने के लिए उसका पहला वर्क क्या था, उसका पहला वर्क था टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कैथोलिक्स, नेपोलियन फर्स्ट ओवरटर्न द रोमन रिपब्लिक ऑफ मैजिनी। जो मैजिनी के अंडर में रोमन रिपब्लिक थी, रोमन गणराज्य था, उसको ख़त्म किया उसने एज अ प्रेसिडेंट। जब वो प्रेसिडेंट बना तो उसने सबसे पहले रोमन रिपब्लिक को, रोमन गणराज्य को जो कि मेजनी के अंडर में था, उसको ख़त्म किया एंड पोप को उसकी जगह पर फिर से इस्टाब्लिश किया। ओके, तो इससे क्या होता है, इससे जो कैथोलिक, जिनके लिए कि पोप सबसे बड़ा धर्मगुरु है, वो नेपोलियन की तरफ उसके समर्थन में आ सकते हैं। उसके बाद नेपोलियन ने अपनी गृह नीति में अपनी स्थिति को मजबूत किया। फ्रांस में अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद वंस अगेन उसने क्या किया कि अब विश्व राजनीति में उसका इंटरफेरेंस वो फिर से चाहता था। अब ये इंटरफेरेंस दो तरीके से हो सकता था, या तो सीधे सीधे किसी के साथ वॉर हो और उसमें जीत हो, या फिर दो देशों के बीच चल रहे वॉर में इंटरफेरेंस करने के बाद अपनी मजबूती का परिचय देना। ये दो तरीके हो सकते थे। तो अब क्या किया कि कैथोलिक पादरी वाले मामले में इसने होली प्लेस ऑफ क्रिस्टिज्म, जो क्रिश्चियंस थे उनके पवित्र स्थान जो कि पैलेंटाइन में था, उसके नाम पर क्वेश्चन उठाया। ठीक है, जो टर्किश एम्पायर में था। क्यों? क्योंकि जो रसिया था वो इन जगहों को अपने अधिकार क्षेत्र में मानता था। साथ में रसिया और टर्की के बीच में जो क्रीमिया वॉर जो था, उसका प्रश्न था कि रसिया टर्की के टुकड़े चाहता था। इंग्लैंड भी नहीं चाहता था कि रसिया का वो साथ दे, वो टर्की की तरफ से था। इंग्लैंड की अपनी नीति थी कि वो रसिया को
प्रोग्रेस में नहीं देख सकता था या फिर उसका प्रसार नहीं दे सकता था। एंड फ्रांस अपने देश के हित के लिए उसने इस मामले में इंटरवीन किया था। पहला तो वो कैथोलिकों की नज़र में आ जाएगा, और दूसरा क्या है कि अगर यहाँ पे वो इंटरवीन करता है और अगर वो सफल होता है तो उसकी स्थिति मजबूत होगी और साथ में फ्रांस की स्थिति विश्व पटल पे मजबूत होगी। ओके, अब यहाँ देखिए, जो टर्की और रसिया के बीच में जो क्रीमिया वॉर था उसने वो शुरू हुआ। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि द क्रीमियन वॉर, व्हेन द क्रीमियन वॉर टुक प्लेस। ओके, कब हुआ था क्रीमिया का वॉर, देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो अगर ये आता है तो क्या है, फ्रॉम अक्टूबर 1853 टू फरवरी 1856, लगभग 2 साल, थोड़ा 2 साल से अधिक का समय था ये, जबकि ये वॉर चला और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, तकरीबन 5 लाख लोग जो हैं वो मारे गए। लेकिन इस वॉर में रसिया की डिफीट होती है, क्योंकि अलायंस बनाता है फ्रांस जो है वो इंग्लैंड के साथ अलायंस बनता है, रसिया की डिफीट होती है और फिर होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस। ओके, इन 1856। ओके, 1856 में कौन सी ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो इसको याद रखिएगा कि 1856 में ट्रीटी ऑफ पेरिस क्या हुआ था, ये वॉर हुआ था एंड अप इसी ट्रीटी के माध्यम से। तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर क्रीमिया वॉर का टाइम पूछे तो अक्टूबर 1853 टू फरवरी 1856। इस वॉर का एंड किस ट्रीटी से हुआ था, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1856 AD, याद रखिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट, अब क्या होता है कि इस विक्ट्री से जो रसिया होता है, रसिया के साथ फ्रांस के थोड़े से संबंध कटु होने शुरू हो गए थे। ओके, लेकिन फ्रांस की स्थिति मजबूत हुई थी यूरोपीय राजनीति में। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं कि नेपोलियन ने क्या किया। तो नेपोलियन ने इटली में फिर से हस्तक्षेप करने के लिए और प्लम्बियर्स की संधि, ये हम देख लेते हैं पहले। तो किस तरह उसने इटली के राजनीति में हस्तक्षेप किया, यहाँ देखिए आप लोग क्रीमिया वॉर जब इटली का एकीकरण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कैवूर जो है उसने ऑस्ट्रिया और इटली, क्योंकि इटली की राजनीति में ऑस्ट्रिया का बहुत बड़ा एक कहेंगे डोमिनेटिंग पोजीशन था, और ये ऑस्ट्रिया का एक घरेलू मामला समझ के विश्व के जो यूरोप की जो अलग अदर कंट्रीज़ हैं ये इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन इटली का जो नेता कैवूर था उसने बड़ी चालाकी से जो समिति चलती थी, जो सम्मेलन होता है उसमें इटली की तरफ से कैवूर ने पेरिस सम्मेलन में सभी का ध्यान जो है वो इटली की कठिनाई की तरफ दिलाया, और इससे क्या होता है कि ये मामला जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बना। एंड जुलाई 1858 में, ओके, जुलाई 1858 में नेपोलियन ने प्लम्बियर नाम की एक जगह पे कैवूर के साथ एक समझौता किया। ओके, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा प्लम्बियर्स का समझौता कब हुआ था, जुलाई 1858 में। ओके, देन इस एग्रीमेंट में क्या हुआ था, ये जो एग्रीमेंट था इसमें नेपोलियन थर्ड ने क्या किया था कि ऑस्ट्रिया को लोम्बार्डी और वेनेसिया से निकालने में और सिवाय और नीस के बदले में नॉर्दर्न इटली में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सार्डिनिया की सहायता करने का वचन दिया था। ओके, क्या था इसमें, एग्रीमेंट कब हुआ था, ये जुलाई 1858 में। और क्या होता है कि ऑस्ट्रिया को लोम्बार्डी और वेनेसिया से निकालने और सिवाय और नीस के बदले इटली में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सार्डिनिया की मदद करने का वादा किया था। लेकिन होता क्या है, इसमें आगे चलकर हम देखेंगे कि इस समझौते का क्या असर हुआ और समझौते के बाद नेपोलियन का अगला रुख जो था वो क्या हुआ। अब चूँकि ये समझौता हुआ तो नेपोलियन ने जो था वो इंटरवेंशन किया इटली एंड द प्लम्बियर्स ट्रीटी में। देखिए कि अब नेक्स्ट हम देखिए यहाँ पढ़ रहे हैं, हाँ, इटली के असिस्टेंस जो थे इसमें जब समझौता होता है तो इटली को एक समझौते का भरोसा होता है, और उसने क्या किया कि सार्डिनिया ने 1859 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ विश्वास रखे कि नेपोलियन हमारी सहायता करेगा, वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट में
नेपोलियन थर्ड ने ये फ्रांसीसी सेना जो थी, फ्रांसीसी सेना को सार्डिनिया की सेना के साथ, सार्डिनिया की आर्मी के साथ लोम्बार्डी में एंटर करने की आज्ञा दे दी। और संघ जो था, जो संघ था, संघ पर सार्डिनिया का शासन था। ठीक है। और नतीजा ये होता है कि सल्फेरानो की जो लड़ाई थी वो ऑस्ट्रियन सेना हार जाती है, मिलान पर इटली का कब्जा हो जाता है। तो ये फ्रांस के जो समझौते हुए थे प्लाम्बियस की, इसके अंडर में ऑस्ट्रिया की हार होती है। और नतीजा ये क्या है कि इटली के साथ इसके संबंध मजबूत हो रहे हैं। लेकिन अगला देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ विला फ्रैंका। अब एक तरफ तो प्लाम्बियस की समझौते में इसने सहायता करने का वचन दिया, लेकिन नेपोलियन थर्ड ने क्या किया कि जो प्लाम्बियस का समझौता हुआ था इसको अनदेखा किया और ऑस्ट्रिया के साथ, एक तरफ देखिए इटली के साथ इसने किया है अपना समझौता, और दूसरा क्या करता है कि इस समझौते को नज़रअंदाज करते हुए ऑस्ट्रिया के साथ इसने विला फ्रैंका की संधि पे बातचीत करनी शुरू की। एंड ऑस्ट्रिया को इसने एक आश्वासन दिया कि ये जो वॉर है इसमें मैं न्यूट्रल रहूँगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसीव हो रहा है इटली के साथ। क्या कि प्लाम्बियस के समझौते में, अगर क्वेश्चन आता है कि प्लाम्बियस के समझौते में क्या था, तो यहाँ इटली को उसने मदद करने की बात की थी, सार्डिनिया को मदद करने की बात थी। लेकिन इन अदर हैंड क्या कर रहा है फ्रांस, नेपोलियन ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया के साथ भी विला फ्रैंका की संधि कर ली। ओके। एंड इस युद्ध के प्रति बिल्कुल न्यूट्रल बने रहने की बात थी। और दोबारा ज्यूरिख की ट्रीटी होती है, और जो ये संधि थी इसकी पूरी पुष्टि होती है ज्यूरिख की ट्रीटी के साथ। इसका नतीजा ये निकलता है कि वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्वीकार कर लिया गया, और ये निर्णय लिया गया कि पोप के अध्यक्षता के रूप में, एक पोप के अध्यक्ष के रूप में इटली के सभी राज्यों को एक संघ बनाने के लिए विलय कर दिया जाएगा। ओके। तो यहाँ देखिए आप, इसमें नेपोलियन ने एक प्लाम्बियर्स का समझौता किया, फिर उसके बाद विला फ्रैंका के समझौते को कर रहा है, और साथ में ज्यूरिख के। तो विला फ्रैंका की संधि और इटली के विश्वासघात की जब पुष्टि हो गई, जो संधि हुई थी, इसमें नेपोलियन थर्ड की कड़ी आलोचना की गई थी, और ये आलोचना उसकी अपनी कंट्री में भी की गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं पोलैंड के लोगों का विद्रोह। क्या यहाँ पे हुआ था, पोलैंड की स्वतंत्रता का रूस का विद्रोह, और 1803 ईस्वी में इटली की घटनाओं ने रूस के खिलाफ पोलैंड के लोगों का के विद्रोह का कारण बन गया। ओके। जो इटली में घटनाएं हुई थी उससे रूस के खिलाफ पोलैंड के लोगों में विद्रोह की आग फैली। रूस के द्वारा 2000, ओके यहाँ देखिए है, रूस के द्वारा 2000 लोगों की गिरफ्तारी से विद्रोह और बढ़ जाता है। ओके। यहाँ रूस ने 2000 लोगों को गिरफ्तार किया, एंड नतीजा ये होता है कि वहाँ पे विद्रोह और बढ़ जाता है। यहाँ नेपोलियन थर्ड ने पोलैंड के लोगों को, पोलिश जनता को आश्वासन दिया था कि मैं पोलैंड की मदद करूँगा, लेकिन पोलैंड को हेल्प करने की बात करने के बावजूद भी नेपोलियन ने कोई हेल्प नहीं की, और नतीजा ये होता है कि जो पोलिश जनता थी वो नेपोलियन के खिलाफ हो गई। यहाँ रशियन जो किंग था ज़ार अलेक्जेंडर सेकेंड, इसने बिस्मार्क की हेल्प से पोलिश विद्रोह को दबा दिया। ओके। तो यहाँ क्या है कि अब नेपोलियन थर्ड जो है, जब शुरुआत आप देख रहे थे, शुरुआत में क्या था, नेपोलियन थर्ड की प्रतिष्ठा क्रीमिया वॉर से बढ़ी थी, लेकिन पोलिश कंट्री यानी पोलैंड और साथ में सार्डिनिया की तरफ जो धोखा इसने किया था, तो इससे इसकी जो प्रशंसनीय स्थिति बनी हुई थी, ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है आलोचना की स्थिति, और लोग इसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैजुअलिटी ऑफ मैक्सिकन। अब मैक्सिकन के लोग में क्या हो रहा है यहाँ देखते हैं। तो रिपब्लिकन मैक्सिको जो गणराज्य था, इसमें रिपब्लिकन मैक्सिको में बहुत संघर्ष जो था वो बढ़ गया था। ठीक है। और उसके नेता जो वेनेटो जुआरेज, उनको राष्ट्रपति बनाया गया था। उसने इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन के कर्जे का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। इन चीज़ों को आप नोट करके रख लीजिएगा। इसमें कर्जे का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। नेपोलियन ने जब रिक्वेस्ट किया था, तो नेपोलियन के रिक्वेस्ट पर फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन, इनकी मिली जुली सेनाओं ने जनवरी 1862 को मैक्सिको पर आक्रमण कर दिया, और
मजबूरन, यहाँ देखिए नोट कर लीजिएगा कि मैक्सिको पर कब आक्रमण की बात हुई थी, जनवरी 1862। ओके, एंड नतीजा ये होता है कि मैक्सिको के जो राष्ट्रपति थे जुआरेज, उनको मजबूरी में उस ऋण की अदायगी करने की बात को स्वीकारना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से वर्ल्ड में यहाँ स्थिति यहाँ चेंज होती जा रही है। अब आता है द क्वेश्चन ऑफ स्लेज्विग होल्स्टाइन एंड नेपोलियन थर्ड। अब यहाँ पे नेपोलियन थर्ड के जो अगली नीति है उसमें देख लेते हैं हम। इसमें बिस्मार्क जो है वो प्रशा के एकीकरण के लिए स्लेज्विग एंड होल्स्टीन के प्रदेश पे अपना कब्जा चाहता था। डेनमार्क की भी जो नज़रें थी वो इन जगहों पे लगी हुई थी। एंड इंग्लैंड का प्रशा से विरोध होने के कारण उसने फ्रांस और रसिया से इस संबंध में हेल्प करने के लिए अपनी बात कही। इंग्लैंड की इच्छा थी कि वो जो ये तीनों देश हैं इनके मतों की उपेक्षा करने पर समन्वित रूप से वो प्रशा पर आक्रमण करें। ठीक है, रूस इस मामले में पोलैंड के क्वेश्चन पे बिल्कुल न्यूट्रल बना रहा। मैक्सिको की ये जो दुर्घटना थी इससे शक्ति का ह्रास हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ, और नेपोलियन थर्ड जो था उसने भी, जो मैक्सिको में ये दुर्घटना हुई थी उसकी वजह से नेपोलियन थर्ड ने भी तटस्थ यानी न्यूट्रल रहने की पॉलिसी जो थी उसने अपनाई थी। और ये जो स्थिति पैदा हुई इसका लाभ उठाया बिस्मार्क ने, एंड बिस्मार्क ने नेपोलियन थर्ड की जो सम्मति थी उसकी उपेक्षा करते हुए ये जो प्रदेश थे इनको विलय करने का अपने राज्य में कर दिया। तो जहाँ पर इसको एक सही डिसीज़न लेना चाहिए था नेपोलियन को कि वो इन देशों के सहयोग से अपनी स्थिति मजबूत करे, वहाँ नेपोलियन ने क्या किया कि तटस्थता की नीति अपनाता रहा। नेक्स्ट देखते हैं वॉर ऑफ सैडोवा। तो वॉर ऑफ सैडोवा में क्या था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रशा का ऑस्ट्रिया से युद्ध करना ज़रूरी हो गया था। इसीलिए 1865 में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो वॉर था उसके लिए डिप्लोमेटिक तैयारी ये सोच के शुरू कर दी कि ये जो वॉर होगा इसमें ऑस्ट्रिया को किसी भी देश की कोई सहायता नहीं मिले। और नतीजा ये होता है कि सैडोवा की जो वॉर थी इसमें भी फ्रांस के तरफ से नेपोलियन थर्ड ने सिर्फ इंतज़ार किया, और इंतज़ार कर इस बात का था कि इन दोनों देशों में जो प्रशा है एंड ऑस्ट्रिया जो है, इस बिस्मार्क के जो युद्ध है इसमें कोई न कोई पार्टी जो है वो मुझसे हेल्प लेगी। लेकिन होता क्या है कि बिस्मार्क ने फ्रांस से दोस्ती स्थापित करने के लिए एक संधि की थी विजायरिज में, उसमें विजारिजय में, जो कि नेपोलियन थर्ड से उसने संपर्क किया और उसने संधि करने की बात की। दोनों के बीच एक सीक्रेट बातचीत होती है। सीक्रेट बातचीत के अनुसार क्या होता है कि नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों के बीच युद्ध जो होने वाला था उसमें खुद को न्यूट्रल रखने की बात की, और वो इंतज़ार करने लगा कि दोनों देशों में कोई न कोई आए मुझसे मदद मांगे, और उसको ये था कि प्रशा को कोई नुकसान नहीं हो। एंड प्रशा ने वेनेशिया को इटली को देने का वादा भी कर दिया। लेकिन इसमें क्या था कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जब युद्ध की घोषणा की थी तो 7 साल तक जो युद्ध चला था, ये सैडोवा का युद्ध, इसमें ऑस्ट्रिया की बुरी तरीके से हार होती है। और इस हार से नेपोलियन को काफ़ी आश्चर्य लग रहा था, क्योंकि उसने उम्मीद दूसरी कर रखी थी। ये जो वॉर है इसको यूरोपियन हिस्ट्री में 7 सप्ताह का युद्ध बोला जाता है, 7 वीक्स वॉर। और नेपोलियन की ये योजना थी कि दोनों शक्तियों में जब ये लंबा युद्ध चलेगा तो कोई न कोई एक देश फ्रांस से याचना करेगा। ठीक है, लेकिन ये सब नहीं हुआ। इसके विपरीत में क्या हो गया कि फ्रांस, अगर वो चाहता तो फ्रांस खुल के ऑस्ट्रिया की सहायता करता और कहीं ना कहीं यूरोप में वो अपने देश के लिए, अपने लिए एक मित्र तैयार करता। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रिया की जो हार थी वो हार
ऑस्ट्रिया की ही ना होकर के बल्कि फ्रांस की योजनाओं की हार थी। क्यों? क्योंकि उसने तटस्थता की नीति अपनाई और सैडोवा का जो युद्ध था, जैसा कि थियर्स ने कहा भी है कि जो सैडोवा का युद्ध जो था उसने वो भयानक पराजय थी और ये फ्रांस के लिए उतनी घातक थी जैसा कि जो 3 शताब्दी पहले जो कि पाविया के युद्ध में जिस तरह हानिकारक था, वही यहाँ पे सैडोवा के वार के बाद होता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ आपने क्या देखा कि नेपोलियन की जो इच्छा थी उसको उसने सही कार्यान्वित रूप में नहीं दिया, एग्जीक्यूशन उसका सही नहीं रहा, गलत डिसीजन लेता चला गया। एंड नतीजा क्या था कि एक समय जो नेपोलियन की काफ़ी उसका एक उसकी योग्यता का परिचय हुआ, काफ़ी उसका नाम बढ़ा था, फ्रांस की काफ़ी प्रभाव जमा था, वो अब प्रभाव धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रैंको पर्शियन वार। यहाँ फ्रैंको पर्शियन वार में देखिए अगला जो आता है यहाँ पे 1817 का था ये। एंड 1817 में जब ऑस्ट्रिया की हार होती है तो प्रशा की ताकत और बढ़ जाती है। एंड इससे क्या होता है कि फ्रांस में नेपोलियन के खिलाफ लोगों में बहुत असंतोष बढ़ गया। नेपोलियन के प्रति जो फ्रांस की जनता थी उनका असंतोष ख़त्म करने के लिए एक ही उपाय जो था वो था क्या कि प्रशा के खिलाफ अब नेपोलियन जो है वो युद्ध की घोषणा कर दे। क्यों? क्योंकि प्रशा की जीत हुई थी, ऑस्ट्रिया की हार हुई थी, प्रशा की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई थी और इससे नेपोलियन के अपने ही देश में उसका विरोध काफ़ी बढ़ गया था। नेपोलियन का ये यकीन था कि यदि युद्ध में उसकी विजय होती, अगर वो युद्ध जीतता है तो प्रशा को जर्मनी में एकीकरण न करने दिया गया तो एक बार फिर से फ्रांस का भविष्य में उसका राज्य जो है फ्रांस में एक सुनिश्चित रूप में आ जाएगा। बिस्मार्क युद्ध के संदर्भ में फ्रांस की पहल का इच्छुक था। बिस्मार्क चाहता था कि फ्रांस जो है वो पहल करे और इसलिए युद्ध के लिए स्पेन के सवाल को लेकर फ्रांस को युद्ध के लिए उसने उकसाया भी था। स्पेन की जो रानी इज़ाबेला थी उसके विरोध में स्पेन में विद्रोह हो जाने से वो डरी और डर करके भागकर फ्रांस में आ जाती है। ऐसे जब कंडीशन बनता है तो उसमें स्पेन के जो नेताओं ने प्रशा के राजा के एक संबंधी जो लियोपोल्ड था उसको स्पेन का शासक बनाना चाहा। देखिए स्थिति यहाँ कैसे चेंज हो रही है कि नेपोलियन ने विरोध किया और नेपोलियन के विरोध करने पर प्रशा ने अपने प्रतिनिधि को हटा दिया, लेकिन नेपोलियन ने प्रशा में स्थित अपने राजदूत वेनेडिटी को एक लेटर लिखा और यह आश्वासन लेने को कहा कि प्रशा कभी भी स्पेन के सिंहासन पर अपने प्रतिनिधि को बैठाने की कोशिश नहीं करेगा। और इसके बाद क्या होता है कि फ्रांस का एक एम्बेसडर एम्स नाम की एक जगह पर प्रशा के सम्राट से मुलाकात करता है और इस बारे में आश्वासन लेने को उसने कहा। सम्राट ने लियोपोल्ड को स्पेन के सिंहासन पर न बैठाने का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन भविष्य के संदर्भ में किसी भी प्रकार का आश्वासन देने से उसने मना कर दिया था। प्रशा के जो किंग थे उनको इस घटना का पूरा ब्यौरा जो था वो तार के द्वारा उसने सम्राट ने क्या किया कि सारी घटना जो थी वो बिस्मार्क को बताता है और बहुत ही चालाकी से और बिस्मार्क ने क्या किया कि तार की भाषा में संशोधन करके उसको क्या किया, प्रकाशित करा दिया। फ्रांस ने क्या किया, इस चीज़ों को प्रकाशित किया और नतीजा क्या होता है कि इससे जो मांग उसने रखी थी नेपोलियन की जो बातें थी वो सबके सामने आ जाती है और सामने आने से क्या होता है कि उसकी जो स्थिति रहती है उन बातों को प्रकाशित करने से प्रशा की जो जनता थी इस संदेश को जब पढ़ती है तो इसको राजा का अपमान समझती है एंड फ्रांस के राजदूत का इसको अपमान समझा और नतीजा क्या होता है कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों के बीच में युद्ध की तैयारी होने लगी। जुलाई 1870 में फ्रांस ने प्रशा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ये जो वॉर होता है इसमें नेपोलियन को 85,000 सैनिकों सहित जनरल मार्ट के सामने ये सरेंडर करना पड़ गया था। इस युद्ध में इसकी हार होती है और नेपोलियन की पराजय का समाचार जब पेरिस पहुंचा तो फ्रांस में थर्ड रिपब्लिकन ने, देखिए यहाँ पे है, थर्ड रिपब्लिकन जो थी उसने गणतंत्रता की घोषणा कर दी। थर्ड रिपब्लिकन जो है वो अनाउंस हो गया फ्रांस में। ये वॉर के एंड तक
नेपोलियन थर्ड जो था वो कैदी बना रहा और जब वो युद्ध ख़त्म होता है तो वो वहाँ से फ्री होकर इंग्लैंड जाता है और जहाँ पर उसकी डेथ होती है कब, 1873 में। तो ये फॉरेन पॉलिसी अगर हम देखते हैं पूरा, अगर हम फॉरेन पॉलिसी पे नज़र डालते हैं तो नेपोलियन थर्ड की फॉरेन पॉलिसी पहले चरण में अगर हम देखें तो अच्छी चली, लेकिन बाद में उसकी नीतियों और उसकी जो निर्णय थे इनके असर से उसकी पॉलिसी जो है ओवरऑल पूरी तरह अनसक्सेसफुल रहती है, असफल रहती है। तो ये आपका लेक्चर वीडियो जो है यही ख़त्म होता है। आज के जो फ्रांस में जो उसने बनाई थी, नेपोलियन थर्ड ने अपनी पॉलिसी, विदेशी नीति जो बनाई थी, ये ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं ये फैक्टपूर्ण जो क्वेश्चन रहेंगे, इसी में आपको आंसर भी मैंने बता दिया है। तो क्वेश्चंस के आंसर आप लिखें और ERP पे अपलोड करें। अब अगले लेक्चर वीडियो में हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।